आप लोग इन्हें तो जानते ही होंगे। भारत की राजनीति का वर्तमान में इन्हें चाणक्य कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, रणनीतिकार कहा जाता है। और जो आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब है ना, कहते हैं कि इनकी सफलता में अमित शाह की रणनीति ने काम किया है, उनका भी योगदान है। तो आज हम लोग अमित शाह साहब के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। आप लोग इन्हें अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। देखिए इनके परिवार है और आप देखिए इनके कितने करीबी हैं मोदी। और ये प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं वर्तमान में, ये होम मिनिस्टर साहब हैं वर्तमान में अमित शाह साहब, इनके बेटे हैं और इनकी पत्नी है और आप देखिए इनकी बहू है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये आप होम मिनिस्टर हैं, इनकी पत्नी है। अगर हम लोग अमित शाह के बारे में बात करें तो पूरा वास्तविक नाम इनका क्या है? अमित भाई अनिल चंद्र शाह इनका पूरा नाम है। इन्हें आप लोग अमित के नाम से जानते हैं, अमित शाह के नाम से प्यार से जानते हैं। और 22 अक्टूबर 1964 में इनका जन्म हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए ये महाराष्ट्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसकी राजधानी आप देखेंगे कि क्या देखने को मिलेगी? मुंबई है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखिए 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आप देखेंगे 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। इनकी पत्नी का नाम सोनल शाह है, इनके बेटे का नाम जय शाह है। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो विश्वविद्यालय CU शाह साइंस कॉलेज अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने शिक्षा ली है। और विज्ञान में स्नातक यानी कि BSc बायोकेमिस्ट्री से किए हुए हैं। भारतीय पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहने का मतलब है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर हम लोग राजनीतिक करियर की देखें अमित शाह साहब की, तो साल 1983 में इन्होंने RSS को ज्वाइन किया था। और RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं। बीजेपी में सर्वोच्च पद पर जो नेता बैठे हुए हैं ना, ये अधिकतर आप देखते हैं कि RSS से आए हुए हैं। और RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये संगठन हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करता है। केशव बलराम हेडगावर इसके फाउंडर थे। और आप देखेंगे कि बीजेपी का पितृ संगठन कहा जाता है इसे। तो अमित शाह ने अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में आने का फैसला लिया था और साल 1983 में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। वहीं RSS से जुड़ने के बाद साल 1986 में ये BJP पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इन्होंने पार्टी के लिए प्रचार का कार्य करना शुरू किया। और इनको साल 1997 में पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट मतदाताओं यानी कि जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोगों का वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। जिसके बाद इन्होंने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस चुनाव में जीत भी मिली। फिर इन्होंने इस सीट से लगातार 3 बारी और चुनाव लड़कर अपनी जीत दर्ज कराई। अगर गुजरात को आप लोग देखना चाहें तो आप देखिए ये गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और इसे भी आप देखेंगे 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। फिर आप देखेंगे साल 2002 आता है और साल 2002 में इन्हें मंत्री पद मिलता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी पार्टी को जीत मिली और पार्टी ने शाह को राज्य के कई मंत्री पदों की जिम्मेदारी दी और जिस वक्त शाह को यह मंत्री पद दिया गया था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो यहां से इनकी जोड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, साल 2000 में शाह की नियुक्ति अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी की गई थी और वो अपने राज्य की चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि इनका जन्म होता है महाराष्ट्र में
लेकिन राजनीतिक भूमि की बात करें अगर हम लोग तो इनकी गुजरात रही है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि 2014 आता है, तो 2014 में मोदी के लिए प्रचार किया इन्होंने। और एक ही राज्य से ताल्लुक़ रखने वाले शाह और मोदी जी एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। वही साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में शाह ने अपनी पार्टी और मोदी जी के लिए प्रचार का कार्य किया था और इस चुनाव में अपनी पार्टी को शानदार जीत दिलवाई। और इसके अलावा इन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के लिए भी प्रचार का काम किया। साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की थी। फिर आप देखते हैं कि साल 2014 में इन्हें बीजेपी का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को विजय बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसी साल में यानी 2014 में इन्हें पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाती है और जिसके बाद इनकी अध्यक्षता में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते और साल 2016 में एक बार फिर इनको दोबारा से इस पद के लिए चुना गया है। और साल 2017 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में भी भेजा गया था। और राज्यसभा में अगर आप देखिए आपको जाना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है और 12 सदस्यों को आपके राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। फिर आप देखेंगे 2019 में गुजरात के गांधीनगर से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और मोदी सरकार में नए कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री के रूप में, होम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने पद संभाला। सहकारिता मंत्री भी हैं पहले। और इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। इनके द्वारा आप देखिए जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करने का फैसला। तो जम्मू कश्मीर को दबाए रखने और वहां के बढ़ते हुए आतंक रोकने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में से 35A का उन्मूलन किया। उन्होंने 370 खत्म कर दी और जिसके बाद जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा भारत में जोड़ लिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन 370 35 से हटने के बाद ये सब लागू होने लगे हैं जो बाकी राज्यों में होते हैं। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि धारा खत्म होने के बाद वहां पर नए नियम बनाए गए और नए नियमों के अनुसार भारत में एक राज्य और शामिल किया गया है। और जिसके बाद आप देखें जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण काम देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। एनआरसी का मुद्दा तो देश को सबसे बड़ा झटका दिया, लेकिन देश में आतंकवाद और गैर कानूनी अपराध को कम करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया जिसे एनआरसी का नाम दिया गया है। और जिसके तहत उन्होंने देश से कुछ ऐसे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात कही है जो देश में अनाधिकृत रूप से कई सालों से रह रहे हैं, गैर इजाजत के रह रहे हैं। और आप देखते हैं हमारे पड़ोसियों को अगर छूट दी जाए ना तो आप देखते हैं कि वो भारत में ही आते हैं। कहाँ? भारत में ही आते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात हो रही है और जिसके लिए उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए असम में रहने वाले लोगों की नागरिकता की जांच पड़ताल की ताकि विदेशियों को पहचान कर उन्हें वापस उनके देश पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया पूरी तरह से। नक्सली का मुद्दा, नक्सलवाद का मुद्दा, ये आप देखते थे कि 2014 के पहले तक बहुत सारे नक्सलियों के नाम आप लोग सुनते रहते थे, नक्सली घटनाएं सुनते रहते थे। लेकिन अब आप देखेंगे नक्सल क्षेत्र भी कम हुए और बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। अगर हम लोग नक्सलवाद की बात करें ना तो नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का औपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। और नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर नक्सलवाद को लेकर भारतीय नागरिक बेहद परेशान थे और जिनमें से एक छत्तीसगढ़ में हुआ एक बहुत बड़ा धमाका था जो नक्सलवादियों द्वारा अंजाम दिया गया था। और जिसके बाद अमित शाह ने नक्सलवादियों का उन्मूलन करके भारत से उन्हें खदेड़ कर रख दिया। उन्होंने नक्सलवादियों को यही संदेश दिया कि यदि वे देश में रहना चाहते हैं तो सरकार से बचना चाहते हैं तो वे अपने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं ताकि हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और उन्हें देश का नागरिक बना देंगे। और उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जिस पर अमल करना नक्सलवादियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। और अमित शाह से जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, जैसा कि आपको बताता हूं कि देखिए आप लोग इस तरह के किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात होती है कि आपको पसंद करने वाले होते हैं, नापसंद करने वाले होते हैं।
तो फर्जी इनकाउंटर का आरोप भी इन पर लगता है। साल 2005 में गुजरात में हुए इनकाउंटर में 3 लोगों को आतंकवादी बताते हुए मार दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि इस इनकाउंटर के पीछे होम मिनिस्टर अभी जो वर्तमान में शाह साहब हैं, इनका हाथ था। और इस इनकाउंटर की जांच कर रही सीबीआई ने इसे एक नकली इनकाउंटर बताया था। वहीं शाह पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे लेकर ये इनकाउंटर करवाया था। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो किसकी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में जिसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गुजरात में प्रवेश करने पर रोक लगी थी इन्हें। शाह को साल 2010 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और इन पर हत्या वसूली के आरोप लगाए गए थे। इतना नहीं, कोर्ट ने इनको इनके राज्य से बाहर निकाल दिया था और राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये रोक साल 2012 में इनके ऊपर से हटाई गई थी। और कहते हैं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो कांग्रेस ने इनसे बदला लिया। अब उसी का बदला ये कांग्रेस के नेताओं से ले रहे हैं। कांग्रेस को कई विद्वान ये कहते हैं कि जो बोगे वही काटोगे ना, तो ये वही कर रहे हैं, आप देखेंगे। उस समय इन्हें परेशान किया उन्होंने, अब ये कर रहे हैं। गुजरात दंगों के सबूत साफ करने का आरोप लगा। जो 2002 में गुजरात दंगे हुए थे, उसको लेकर भी होम मिनिस्टर साहब विवाद में घिरे रहे थे। अमित शाह पर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने इस दंगे से जुड़े सबूत को मिटाने की कोशिश की थी। और शाह पर यह भी आरोप लगा था कि इन्होंने इस केस के गवाहों को उनका बयान बदलने पर मजबूर भी किया था। महिला की जासूसी करने का आरोप भी लगा। साल 2009 में शाह पर एक बार फिर विवादों में आ गए थे, जब इन पर एक महिला की जासूसी करने का आरोप लगा था। और कहा जाता है कि अमित शाह ने गैर कानूनी तरीके से और अपनी ताकत के दम पर एक महिला की जासूसी करवाई थी। हालांकि शाह ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये तो आप देखिए होम मिनिस्टर साहब जानते होंगे या लगाने वाले जानते होंगे। अमित शाह से जुड़ी कुछ अन्य बातें हैं। शाह को मिलती है Z+ सुरक्षा। अब आप देखिए ताकतवर नेता हैं तो मिलना स्वाभाविक सी बात रहती है, ठीक है। और आप देखिए 25 से ज़्यादा कमांडो इनकी सुरक्षा में रहते हैं हर बार। साल 1982 में मिले थे मोदी से अमित शाह। मोदी एक ही पार्टी के लिए कार्य करते थे। ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। और कहा जाता है कि साल 1982 में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। ये दोनों अहमदाबाद में RSS के आयोजित हुए एक कार्यक्रम में आए थे। वहीं उस समय हुई इनकी एक छोटी सी मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई। स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी इन्होंने काम किया है होम मिनिस्टर साहब ने। आज भले ही राजनीति में एक जाना माना चेहरा बन गए हों, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिनों में बतौर एक स्टॉक ब्रोकर भी कार्य किया है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि शाह ने एक सहकारी बैंक में भी कुछ समय तक अपनी सेवाएं दी। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है, शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं अमित शाह की। और भी किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं, उसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेंगे, ठीक है।